Good morning, students. So, how are you all? I hope you all are fine. Okay, in our earlier topic, we discussed about the agro-based industries, and in that topic, we learned about the cotton textile industries, sugar industries, and jute industries. But now, today, we will discuss about the mineral-based industries. So, what do you mean by mineral-based industries? क्या है ये mineral-based industries? So we can say mineral-based industries are those industries which use minerals and metals as raw material. So mineral-based industries जो है वो industries हैं जो minerals को या metals को directly as a raw material use करती हैं. And some mineral-based industries are, you can see here some examples are here. So iron and steel industry, aluminium smelting, copper smelting industries, cement industries, and fertilizer industry. So these are some examples of mineral-based industries. Now come to the next slide. Yes, so first we will talk about the iron and steel industries. तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़. मैं इसको लेना चाहूँगी, या ये टॉपिक जो है मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी. फर्स्ट, सो इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री. इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है. क्यों कहा जाता है इसको बेसिक इंडस्ट्री? डू यू नो अबाउट इट? ओके, सो इसको बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ फॉर रॉ मटेरियल इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, या दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. अगर आपको हमारी जो पहली वाली जो अर्लियर टॉपिक्स थे जहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ बताया था, तो मैंने आपको बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ भी बताया था, अगर आपको याद हो तो. ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है बेसिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़ ओवर इट. सेम वही चीज़. देखो, रॉ मटेरियल के लिए इसके ऊपर जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं. अब किस तरह का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही हैं उनको? मान लीजिए आयरन स्टील है, रॉड्स है ना. तो जो मटेरियल ये बना के तैयार कर रही हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं तैयार करती हैं, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके उनसे जैसे लोहे की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो बनाना है, या हैवी जो मटेरियल्स हैं वो बनाना है, और उनको अगर कुछ और फॉर्म में यूज़ करना है तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आयरन रॉड से हमें कुछ बनाना है, तो वो दूसरी इंडस्ट्री जो है वो आयरन रॉड जो है इन इंडस्ट्रीज से डिमांड करेगी और ये उनको सप्लाई करेंगे. तो एक तरह से वो आयरन रॉड जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या हो गई? एक रॉ मटेरियल हो गई. ठीक है. अच्छा, चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया की पोजीशन के बारे में, कि इंडिया की क्या पोजीशन है या इंडिया का क्या रोल है इसमें. फिर बाद में थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे हम. ठीक है. सो इंडिया रैंक्स 9th अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर. तो अगर हम वर्ल्ड के बारे में बात करें तो इंडिया जो है 9th रैंक रखती है, या 9th जो है उसकी पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में. किस चीज़ में? जो स्टील प्रोड्यूसिंग में. ठीक है, स्टील प्रोड्यूस करने में. लगभग 95.6 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील जो है इंडिया ने लगभग 2016 की अगर हम बात करें तो लगभग 95.6 मिलियन टन्स जो क्रूड स्टील है उसको प्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो लगभग हम बात करें 2016 की, तो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन इंडिया वाज ओनली अराउंड 63 kg पर एनम. ठीक है, जो मैंने देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कितना उसका कंजप्शन है. अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ एवरेज ऑफ 2008 kg. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंटली देयर आर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मैनी स्टील प्लांट्स. तो पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये जो
प्राइमरी इंटीग्रेटेड या मिनी स्टील प्लांट्स जो हैं वो हैं क्या, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत यानी कि ह्यूज प्लांट्स होते हैं और जो कि सारे फंक्शंस जो होते हैं उनको एक तरह से करते हैं, लाइक असेंबलिंग रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड मोल्डिंग। तो द इंटीग्रेटेड प्लांट हैज़ all the features for primary steel production like coke making, iron making, steel making, casting, product rolling। सो इस टाइप के जो वर्क होते हैं तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के द्वारा की जाते हैं। जैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला कि दीज आर द ह्यूज प्लांट्स, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल से स्टील बनाना है, रोलिंग करना है, उसको मोल्ड करना है, इस तरह के काम करती हैं। मिनी स्टील प्लांट्स क्या है? So mini steel plant is a small plant for manufacture of steel। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए छोटे प्लांट्स होते हैं and these plants use pig iron और scrap iron as their raw materials। तो pig iron या scrap iron जो होता है ये उसको यूज़ करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये pig iron क्या है ना? तो वो भी बता देते हैं आपको कि pig iron क्या है। So pig iron is a crude iron is first obtained from a smelting furnace in the form of blocks। ये blocks के फॉर्म में होता है और जब हम आयरन को बनाते हैं या क्रूड आयरन को जब दूसरे उसमें चेंज करते हैं तो कुछ इसमें से निकाला जाता है जो कि इसका रोल होता है कुछ गैसेस की वजह से या कुछ दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट की वजह से इसका जो फॉर्मेशन होती है इसको बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे मिनी स्टील प्लांट्स की। तो इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, सो मिनी प्लांट्स इन इंडिया आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक पावर एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड दे आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे जान लिया कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडिया की क्या पोजीशनिंग है और कौन कौन सी जो प्लांट्स हैं जो कि जैसे मैंने आपको बताया मिनी स्टील प्लांट्स जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स भी हैं बहुत सारे और इनके क्या क्या काम होते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। चलो इसको भी समझ लेते हैं एक बार। सो रॉ मटेरियल इज़ ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट तक, प्लांट्स यानी कि जहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है या जो भी हमारे स्टील या आयरन प्लांट्स हैं उधर। फिर बात करते हैं ब्लास्ट फर्नेस की। ब्लास्ट फर्नेस आपको सबको पता है क्या होता है। ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस में ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको डाला जाता है एंड इन दिस प्रोसेस जो आयरन ओर है यानी कि जो कच्चा लोहा है उसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के लिए इसको लाइमस्टोन जो है ऐड किया जाता है ताकि इस मटेरियल को पिघला सके। फ्लक्सिंग मीन्स पिघलाना, ताकि इसको पिघलाया जा सके। देन स्लैग इज़ रिमूव्ड। इसके बाद जो लावा होता है, स्लैग मीन्स लावा, वो इससे अलग हो जाता है। एंड देन कोक इज़ बर्न सो दैट ओर इज़ हीटेड। कोक बर्न होने लगता है जिससे कि ओर जो है गर्म हो जाता है, यानी कोक को जलाया जाता है। कोक मीन्स जो कोयला होता है, ठीक है। कोक कोयले को जलाया जाता है और इससे इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। देन पिग आयरन, जैसा भी मैंने आपको अभी क्लियर किया ही था पिग आयरन क्या है। हेयर मोल्टन ओर इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स, दीज मोल्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड पिग्स। ये पिग्स, इनको जो मोल्ड्स होते हैं उनको पिग्स कहा जाता है और उसके बाद मोल्ड होने के बाद वो जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको क्या कहा जाएगा, पिग आयरन, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टील मेकिंग। सो स्टील मेकिंग में क्या हो रहा है, इम्प्योरिटीज़ आर मेल्टेड एंड ऑक्सीडाइज टू प्योरीफाई द पिग। अब यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं ऑक्सीडाइज करके उसको पिग आयरन को प्योरीफाई किया जाता है एंड देन प्योरीफाई करने के बाद उसमें जो भी पिग आयरन उसको प्योरीफाई कर लिया एंड देन उसमें निकल, मैग्नीज और क्रोमियम जो है ये तीन जो सब्सटेंस हैं इनको ऐड किया जाता है। आफ्टर दैट शेपिंग मेटल, अब मेटल को शेप देना है। देखिए हमने मेटल को
जो है ब्लास्ट फर्नेस में डाल के उसको हमने मेल्ट कर लिया है। उसके बाद जो पिग आयरन की तरह जो मोल्ड जो थे उसमें डाल के हमने उसको प्रॉपर शेप भी दे दिया है। सॉरी शेप नहीं, सॉरी उसको प्योरीफाई कर लिया है, ठीक है, मोल्ड्स में डाल के। स्टील मेकिंग के लिए हमने उसको उसमें निकल मैग्नीज क्रोमियम भी ऐड कर दिया है। एंड आफ्टर दैट जो उसमें शेप देने का काम है, और जैसे उसको रोलिंग करना है, प्रेसिंग करना है, फॉर्जिंग करना है एंड कास्टिंग टेक प्लेस। तो इस तरह के जो काम है वो लास्ट प्रोसेस में होते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है शेप मेटल। अब देखो यहाँ पे फॉर्जिंग या कास्टिंग क्या है, एक बार मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। फॉर्जिंग और कास्टिंग मीन्स क्या होता है? फॉर्जिंग का मतलब होता है मेक और शेप अ मेटल ऑब्जेक्ट बाय हीटिंग इट। किसी भी मेटल को जब आप गर्म करके उसको आग पे जला के गर्म करते हो या फर्नेस में करते हो, उसके बाद उसको जो भी शेप दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? फॉर्जिंग। कास्टिंग, एन ऑब्जेक्ट मेड बाय पोरिंग मोल्टन मेटल और अदर मटेरियल इनटू अ मोल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मोल्ट मतलब उसको पोर किया जाता है मोल्टन मेटल के रूप में, या उस मेटल को या उस मटेरियल को मोल्ड में डाल दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड शेपिंग। अब मोल्ड में डाल के क्या कर रहे हैं? उसको हम शेप ही दे रहे हैं, है ना? तो दिस इज कॉल्ड शेपिंग मेटल। अब इनका जो रेशियो रहता है मिनरल मटेरियल्स का, वो रेशियो किस तरह से होता है? आयरन ओर, कोकिंग कोल या लाइमस्टोन, इनका रेशियो इनकी 4:2:1 रेशियो 1 के आधार पे रहता है, ठीक है। 4:2:1, यानी कि आयरन ओर रहेगा 4 पार्ट, कोकिंग कोल रहेगा 2 पार्ट, लाइमस्टोन रहेगा 1 पार्ट। एंड देन इसमें जो मिक्स किया जाता है मैग्नीज, मैग्नीज का ये अंदाजे से मिक्स करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी टू हार्डन द स्टील। एक छोटा सा मतलब कुछ पार्ट डाला जाता है, या आप कह सकते हैं कुछ अमाउंट में इसको डाला जाता है जो जितना कि स्टील को ये हार्ड कर सके। इट मीन्स मैग्नीज क्या कर रही है? स्टील को हार्डन करने का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक फ्लो चार्ट भी तैयार किया हुआ है। यू कैन सी हियर द फ्लो चार्ट, किस तरह से पहले जो है ब्लास्ट फर्नेस, जो कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ रॉ मटेरियल का, उसको फिर ब्लास्ट फर्नेस में डाला गया, ठीक है। एंड देन फिर उसको मोल्ड किया गया, मोल्ड करके फिर उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ? स्टील मेकिंग का, फिर उसको शेपिंग का, ठीक है। तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू भी उसको ईजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन का इंडिया में, कि अब तक नहीं, सॉरी 2017 तक कितना प्रोडक्शन रहा है इंडिया में स्टील एंड आयरन का। तो यहाँ पे देखेंगे अगर 10 और 11 की हम लोग बात करें, इट इज़ अबाउट 68.2 मेट्रिक टन्स पर एनम जो प्रोडक्शन था इंडिया का वो था। एंड 16-17 में इट इज़ अबाउट 101.3 मेट्रिक टन्स, ठीक है। तो ये इसका जो डेटा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज से लिया गया है। तो ये तो था प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। एंड कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, you can see here some plants of iron and steel in India. Let's bigger it. Yes, अगर आप कर्नाटका में देखेंगे, कर्नाटका में 2 प्लांट हैं, वन इज़ विजयनगर एंड सेकेंड इज़ भद्रावती। तो यहाँ पे जो फेमस प्लांट्स हैं स्टील और आयरन के, उन्हीं के नाम है। और ये जो है मैप वर्क जो है आपके एग्ज़ाम में आता है, पूछे जाते हैं, और डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली भी ये जो प्लेसेस हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। सपोज़ करो कर्नाटक का जो सबसे फेमस आयरन स्टील प्लांट है कौन सा है, स्टेट वाइज भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं। या पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में कौन सा है, तो यहाँ पे भद्रावती, विजयनगर, इनमें से कोई भी आ सकता है आपका, ठीक है। या वेस्ट साइड में कौन सा है, या ईस्ट में कौन सा है, क्योंकि कर्नाटक में जैसे 2 दे रखे हैं तो इनके डायरेक्शन वाइज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सलेम, इट इज़ इन तमिलनाडु। देन इन आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, इन झारखंड भिलाई, और उड़ीसा के यहाँ पे देखेंगे राउरकेला, जमशेदपुर इन झारखंड, एंड बोकारो ऑल्सो इन झारखंड। एंड लिटिल बिट वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप बर्नपुर है, दुर्गापुर है। सो दीज आर सम फेमस आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया, जो कि आपके मैप वर्क में पूछे जाते हैं और MCQs में भी पूछे जा सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे इंडिया और चाइना का थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है कि कितना कितना प्रोडक्शन इनका जो है रहा है। तो अगर बात करें 2004 की, तो इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, यानी कि 2004 में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा स्टील जो है एक्सपोर्ट करता था। सो दिस अकाउंटेड फॉर 2.25% ऑफ द ग्लोबल स्टील ट्रेड। अगर पूरे वर्ल्ड या ग्लोबल उस स्टील ट्रेड की हम लोग बात करें तो ये लगभग 2.25% था। So this in 1950s both China and India produced almost the same quantity of steel। लेकिन 1950 में चाइना और इंडिया लगभग बराबर ही जो स्टील की क्वांटिटी है उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। बट नाउ दिस डेज चाइना इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑल्सो ऑफ स्टील। आज की डेट में चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन स्टील प्रोड्यूस करने वाला भी है और कंज्यूम करने वाला भी है। ठीक है, सो इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 सेंटेंस वाले या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इनको कंपेयर करें या स्टील प्रोडक्शन जो है इंडिया चाइना का वो आप मेंशन करें। सो कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1999 चाइना प्रोड्यूस्ड 130 मिलियन टन्स ऑफ स्टील वाइल इंडिया प्रोड्यूस्ड 25 मिलियन टन्स ओनली। तो देखिए इस ऐसे भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा है इंडिया से आज की डेट में। और अगर पहले भी देखें 99 की अगर हम जैसे बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट इन 2004 चाइना's प्रोडक्शन डबल्ड to 270 million tons while India's production of steel was only 32.6 million tons। देखिए 2004 में जो चाइना का प्रोडक्शन था वो लगभग डबल हो गया, इट इज़ अबाउट 270, लेकिन इंडिया का प्रोडक्शन जो था स्टील में विच इज़ 32.6 मिलियन टन्स ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं जिसे हम हैवी इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं, जो कि मैं यहाँ पे जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सो आयरन स्टील जो हैं बहुत ही हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो कि बल्क में रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, जिसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उससे पहले अगर यहाँ पे देखें प्रोडक्शन को विद अ ग्राफ, then you can see here the production of steel या crude steel in India and China, कितना कितना परसेंट जो है इनका आगे में रहा है। ठीक है, so some important points जो कि बहुत important है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, so iron and steel industries are mostly located in close proximity to areas where रॉ मटेरियल्स आर फाउंड और अवेलेबल। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ पाई जाती हैं या लोकेटेड होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल ये का एरिया जो है वो नज़दीक होता है या रॉ मटेरियल नज़दीकी पाया जाता है, वहीं पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं सेटअप की जाती हैं। क्योंकि ये जो मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा बल्क में आता है और बल्क में आने की वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करना जो होता है बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सो दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज द फिनिश गुड्स और ऑल्सो हैवी एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ डिफ़िकल्ट। अब इनके जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जो भी तैयार माल है या फिनिश्ड गुड्स हैं और या जो भी हैवी मटेरियल है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको ईज़िली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। So most of the integrated iron and steel plants are located in the northeastern and southern part of the Indian peninsula, which are mineral rich areas. So जैसे मैंने अभी आपको मैप में दिखाया ही था कि कहाँ कहाँ स्टील प्लांट्स हैं, तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न, अभी हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे हमने उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला पार्ट पढ़ा था, विशाखापट्टनम वाला पार्ट पढ़ा था। विशाखापट्टनम थोड़ा सा साउथ का पार्ट आ जाएगा।
बट जैसे नॉर्थ ईस्टर्न की हम बात कर रहे थे तो इसमें वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ये वाले पार्ट्स जो हैं, ठीक है। एंड सदर्न पार्ट में आ जाएगा आपका विशाखापट्टनम है, फिर तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये वाले जो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, और दे आर वेरी फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने बात कर ली पेनिनसुला की, और एग्जाम्पल दे सकते हैं विशाखापट्टनम और छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्लियर। नेक्स्ट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है वहाँ पे आयरन क्लस्टर में मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसलिए वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है सेटअप है। So the reasons responsible for proximity of raw material of very good quality, availability of cheap labor, low cost of low materials including iron ore and a growing home market. अब जैसे छोटा नागपुर की हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप है। मेन रीज़न कि मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, चीप लेबर भी अवेलेबल है आसपास के एरियाज़ में, और लो कॉस्ट में रॉ मटेरियल जो है मिल जाता है, जैसे कि आयरन ओर, और आसपास के लिए मार्केट भी इनको मिल जाता है। सो दीज आर द रीजंस कि यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू जो एरिया है, या हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप है। दिस इज़ अ रीज़न, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, so good quality steel also imported from other countries though we produce enough for our domestic consumption। तो अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, और जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए इनफ होता है। So the modern iron and steel industry has been given a boost by liberalization and foreign direct investment। तो आज के टाइम में अगर देखें हम, जो भी मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर उनको बेनिफिट हुआ या बूस्ट अप हुई हैं किसकी वजह से, लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, क्या है ये लिबरलाइजेशन। तो आपको अगर पता है तो मैंने ये क्वेश्चन भी डाला है आपके असाइनमेंट में, और नहीं पता है तो मैं आपको एक बार इसको डिस्कस भी कर देती हूँ। सो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस whereby a state lifts restrictions on some private individual activities। सो एक तरह से हम नॉर्मल लैंग्वेज अगर हम बात करें कि लिबरलाइजेशन जो है एक इकोनॉमिक पॉलिसी भी है, जिसके द्वारा जो देश में या हमारी कंट्री में जो भी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है तो उसको सेटअप करने में हेल्प करती है। किस तरह से कि जो भी देश हैं, जिस देश में भी ट्रेड हो रहा है या इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, तो उनको वो पूरी तरह से या फ्रीली अपना जो भी इंडस्ट्रीज़ लगाना है उसको पूरी तरह से डेवलप कर सकें फ्रीली, बिना किसी इंटरप्शन के। तो दिस इज़ कॉल्ड द लिबरलाइजेशन। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो किसी एक देश की कंपनी है मान लीजिए, और वो दूसरे देश में क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश में किया गया इन्वेस्टमेंट। अब किसी भी देश में जब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कोई भी जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है उसका एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए, उसका कह सकते हैं उसमें उसको एक तरह से जगह दिलाने के लिए कम से कम कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर को 10% शेयर जो है ख़रीदना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, उसको फ़ायदा होगा। तो इसलिए आजकल के जो मॉडर्न जो स्टील एंड आयरन कंपनी है इसकी हेल्प जो है वो ले रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द पब्लिक सेक्टर आयरन स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया आर, अब कुछ जो प्लांट्स जो है इंडिया में हैं उनकी बात कर लेते हैं। विच इज़ मैनेज्ड बाय द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन शॉर्ट सेल, एंड टाटा आयरन स्टील कंपनी विच इज़ कॉल्ड टिस्को मार्केट्स इट प्रोडक्ट्स थ्रू टाटा स्टील। तो जो भी इंडिया में जो देखी जाती हैं, जो मैनेज किया जाता है जो भी आयरन स्टील प्लांट्स को, वो सेल और टिस्को के थ्रू जो है पूरा मार्केट भी जो है प्रोडक्ट्स जो है सब कुछ इसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक है। द चैलेंजेस, अब कोई भी काम है चैलेंजेस तो आते ही हैं सामने, प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं। द चैलेंजेस दैट फेस दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टुडे आर सम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर,
एंड बात करें तो अनस्किल्ड लेबर है ना, और इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, या लेबर अनस्किल्ड है ना, विद लो प्रोडक्टिविटी एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। कई बार रॉ मटेरियल्स प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, उनकी लिमिटेड सप्लाई आती है। अगर बात करें स्पेशली कोकिंग कोल की, ठीक है, एंड हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, या कई बार जो रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को आज की डेट में फेस करनी पड़ती हैं। बट private entrepreneurs have endeavored to boost up growth of iron and steel industries after the adoption of policy of liberalization and foreign direct investment। लेकिन आज के डेट में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, या उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा जो टॉपिक है डिस्कस किया, मतलब बहुत सारा नहीं, मतलब कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने उसका प्रोसेस भी पढ़ा, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का मैप में भी देखा, ठीक है। इंडिया और चाइना में जो प्रोडक्शन है उसको भी हमने कंपेयर किया। फिर जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टील आयरन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड वो भी हमने डिस्कस किए। तो आई थिंक मैंने इस टॉपिक को प्रॉपरली कवर अप किया है, और अगर कोई डाउट है या कोई टॉपिक या कोई लाइन छूट गई है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है देन यू कैन पुट अ मैसेज इन द मैसेज बॉक्स ऑन द वेबसाइट। आई विल गिव यू आंसर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।